पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि दाफेंग ने उस गांव की बढ़िया तरीके से पिटाई कर दी थी। वो उसको मार मार कर उसकी हालत खराब कर देता है, लेकिन प्रिंसेस वहां पर आकर उसको रुका लेती है। इसके बाद प्रिंसेस दाफेंग को एक जगह पर लेकर गई थी जहां पर तियानलोंग और उसके सारे साथी मौजूद होते हैं। दाफेंग हैरान कि आखिर प्रिंसेस मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई है, यहाँ पर तो मेरे सारे दुश्मन मौजूद हैं। लेकिन प्रिंसेस यहाँ पर उसको उन्हीं दुश्मनों के हवाले करने के लिए यहाँ पर लाई हुई थी। ये देखकर दाफेंग भी हैरान रह जाता है कि प्रिंसेस ने मुझे धोखा दिया। वो बहुत ज्यादा भड़क चुका था, तो इसलिए वो सारे के सारे दुश्मनों का मुकाबला करता है। वो उनको बहुत मारता है, लेकिन फिर भी दुश्मनों की तादाद काफी ज्यादा थी, तो इसलिए वो अपनी जान बचाकर वहां से भागना शुरू कर देता है। जिसके बाद यहाँ से यह एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दाफेंग उसी चिकन पे सवार होकर वहां से आगे बढ़ रहा था। आगे बढ़ते हुए करीब रात हो चुकी थी और अब उसे ऐसा लग रहा था कि शायद अब मेरे पीछे कोई नहीं है, तो मैं यहाँ से आराम से आगे बढ़ सकता हूँ। लेकिन दाफेंग ने सोचा ही था कि यहाँ पर कोई नहीं होगा, तभी वहां पर तियानलोंग पहुंच जाता है। वो यहाँ पर आने के बाद दाफेंग से कह रहा था कि तुझे क्या लगता है, तू हमारे पर्पल गार्डन सेट के सिपाहियों से बच जाएगा? ये तेरी बहुत ही बड़ी भूल है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। हमारे पर्पल गार्डन सेट के सिपाहियों ने तुझे चारों तरफ से घेर लिया है, तू अब यहाँ पर मरेगा। सिपाहियों, घेर लो उसको और इसके ऊपर हमला कर दो। लेकिन जब तियानलोंग अपने आसपास देखता है तो उसका तो पोपट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई दूसरा सिपाही आया ही नहीं था। सारे लोग दाफेंग से डरकर पहले ही भाग चुके थे, जो देखकर तियानलोंग के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता कि आखिर इतने ज्यादा डरपोक लोगों को मैंने अपनी टीम में शामिल क्यों किया। दाफेंग तियानलोंग का बढ़िया तरीके से मजाक उड़ाता है। वो उसके ऊपर हंसते हुए कहता है कि क्यों बड़ी बड़ी फेंक रहा था, इतनी जल्दी यार तेरी हवा निकल गई, तुझे ऐसा ना लाचार देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तियानलोंग कहता है कि ज्यादा दिमाग मत खराब कर, मैं अकेला भी काफी हूँ तेरे लिए, तो मैं यहाँ पर तुझसे अकेले ही फाइट करूंगा, देखता हूँ कि तू मेरे मुकाबले का है भी या फिर नहीं। जिस पर दाफेंग कहता है अच्छा ऐसी बात है, लगता है ना कि पिछली बार की मार तुझे याद नहीं है कि मैंने कैसे तुझे मारा था। ऐसा लग रहा है कि पिछली बार मारने में मुझे थोड़ी सी कमी रह गई, पहले ही ज्यादा मार दिया होता तो तेरे अंदर ये चर्बी जो थी ना वो खत्म हो चुकी होती। ठीक है फिर कोई बात नहीं, जितनी बची हुई चर्बी है उसको मैं अभी खत्म कर देता हूँ। क्यों चिकन, क्या कहता है, धुलाई की जाए इसकी? जिस पर चिकन भी कहता है कि अरे वाह नेकी और पूछ पूछ, चलो जल्दी करते हैं इसकी धुलाई, बड़ा मजा आएगा। ये सुनकर दाफेंग अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। उसने अपनी काफी ज्यादा पावर को एक्टिवेट कर लिया था ताकि वो तियानलोंग के साथ फाइट कर सके। तियानलोंग कह रहा था कि तू मरेगा, तो कैसे भी करके यहाँ पर मरेगा, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए। तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए किसी तरह की बहुत ही मिस्टीरियस टेक्निक का इस्तेमाल कर लेता है। उसने अपनी बहुत बड़ी स्वॉर्ड को अचानक में ही दाफेंग की तरफ फेंक दिया था, जो स्वॉर्ड दाफेंग के पेट के अंदर ही घुस जाती है। लेकिन इस चीज से भी तियानलोंग की हालत खराब हो चुकी थी, क्योंकि स्वॉर्ड लगने के बाद भी दाफेंग को कुछ हुआ ही नहीं था। वो बिल्कुल वैसा ही खड़ा था मानो कि उसको कुछ हुआ ही ना हो। तियानलोंग को समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ, स्वॉर्ड अंदर घुसने के बाद भी ये बिल्कुल शांति से कैसे खड़ा है। तो दाफेंग कहता है कि तुझे क्या लगता है, मेरी जो बॉडी है वो मामूली बॉडी है? मेरी बॉडी एक वाजरा बॉडी है जो कि बहुत ज्यादा हाई लेवल की मानी जाती है, इस पे छोटे मोटे अटैक का कोई घंटा ही नहीं असर पड़ने वाला है। तो तियानलोंग कहता है कि ठीक है, अगर ऐसा अटैक नहीं होता ना तो मैं दूसरा अटैक करके दिखाता हूँ, लेकिन तुझे तो मार कर ही रहूंगा। तो वो अपना वापस से एक और घसीट के अटैक दाफेंग के ऊपर करने वाला था, लेकिन उसका अटैक दाफेंग को लग पाता इससे पहले ही दाफेंग एक ही उल्टे हाथ का घसीट के पंच क्या मारता है, तियानलोंग उड़कर दूर फेंका चुका था। उसकी हालत खराब हो जाती है, लेकिन दाफेंग उसको ढंग से सांस लेने का भी मौका नहीं देता। वो ढंग से वहां पर खड़ा तक नहीं हो पाया था कि दाफेंग दूसरा पंच भी लेकर पूरी ताकत के साथ तियानलोंग को मार देता है। ये वाला पंच तो इतना जोर से तियानलोंग को लग गया था कि उसको खून की उल्टी हो जाती है, उसके अंदर से पूरा अंदर का सामान हिल गया था। दाफेंग कहता है कि क्यों, क्या हुआ, इतनी जल्दी हवा निकल गई, मैंने तो ढंग से शुरुआत भी नहीं की है, रुक मैं तुझे अभी और मारता हूँ। लेकिन जैसे वो एक और अटैक तियानलोंग के ऊपर करने वाला था, तियानलोंग यहाँ से भाग जाता है। वो जितना एटीट्यूड में आया था उतना ही फट कर चला गया। दाफेंग को गुस्सा आ जाता है कि यार जब भी मैं किसी की जान लेने वाला होता हूँ वो अपनी जान बचाकर भाग जाता है, अभी तक कि मैंने किसी को नहीं मारा है, न जाने कब वो दिन आएगा जब मैं किसी की जान ले लूंगा। वो चिकन से कहता है कि चिकन जा जल्दी से और उस तियानलोंग को पकड़ के ला, मैं यहाँ पर उसको जान से मारना चाहता हूँ। लेकिन चिकन तो वहां से उल्टे पैर ही रिटर्न भागने लगता है कि कहीं यहाँ पर ये दाफेंग मुझ पर ही हमला न कर दे। मुझे तो दाफेंग के साथ नहीं रहना, मुझे मेरी वो बुद्धा टेक्निक वाली किताब मिल गई थी, मैं उसको लेकर भाग जाता हूँ, वरना ये एनी टाइम मुझसे गधा मजदूरी कराएगा और जहां समझ में आएगा मुझे वहां भेज देगा। लेकिन जैसे वो भाग रहा था, दाफेंग उससे कहता है कि अच्छा तो तू भी मुझे धोखा देने की सोच रहा है, जा भाग जा, जितना दूर हो सकता है उतना दूर भाग जा, लेकिन तेरी बुद्धा टेक्निक वाली किताब तो
मेरे पास ही है। दाफेंग ने उससे वो किताब पहले ही चुरा ली थी। किताब में से एक टेक्निक पढ़कर वो उसको बता रहा होता है कि देख, इस किताब के अंदर एक टेक्निक लिखी हुई है, उसके हिसाब से अगर तू कल्टीवेशन करता है ना तो तू खुद को एक इंसान के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर पाएगा। तू चिकन उसके बाद नहीं रहेगा, तो खुद को इंसान में भी बदल सकता है। लेकिन वो करने के लिए एक खास तरह की कल्टीवेशन करनी पड़ेगी जो कि सिर्फ इस किताब में लिखी है। किताब नहीं चाहिए क्या तुझे? किताब लेने के बाद भी तुझे मेरी मदद लगेगी वो टेक्निक कल्टीवेट करने में। जो सुनकर चिकन का दिमाग खराब हो जाता है कि यार इसने मेरे पास से कब वो किताब चुरा ली। लग गए मेरे, लगता नहीं कि कभी भी मेरा पीछे छोड़ने वाला है। तो वो थक हार कर दाफेंग के पास ही आ जाता है। दाफेंग उससे कहता है कि मैं थक गया हूँ, चल मेरे हाथ पैर दबा फटाफट। तो बेचारा चिकन दाफेंग के हाथ पैर को दबाना शुरू कर देता है। इतने छोटे छोटे तो उसके पर ही थे, तो वो उन्हीं से दाफेंग के हाथ पैर दबा रहा था। तब दाफेंग उससे कहता है कि जा, मुझे भूख लगी, मेरे लिए कुछ अच्छा बढ़िया बढ़िया लेकर आ ताकि मैं उससे अपनी पेट भर सकूं। तो वो चिकन भाग कर जाता है और किसी नदी के अंदर से एक मछली को लेकर आता है और अपनी पावर की मदद से उसको जला देता है ताकि पकी हुई मछली वो दाफेंग को दे सके। लेकिन दाफेंग ने जैसे उस मछली को खाया था उसका पूरा मूड खराब हो जाता है क्योंकि उसके अंदर कोई मसाला था ही नहीं। वो चिकन से कहता है कि अबे घुंचू, बिना मसाले की खाली जली हुई मछली खाऊंगा क्या? चाह दूसरा कुछ लेकर आ, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। काश की जूडी यहाँ पर होती, वो तुझे ही मुझे पका कर दे देती तो मैं तुझे खा कर अपना पेट भर लेता, क्योंकि तेरा टेस्ट सबसे ज्यादा लाजवाब होगा, तुझे मेरे को खाने का बहुत ज्यादा मन है। चिकन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि एक दिन मौका मिल जाए मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, ये मुझे समझ के क्या रखा हुआ है। दाफेंग चिकन के पीठ पे सवार होकर पूरा इलाका घूम रहा होता है ताकि उसको सैर हो जाए रात भर के लिए। और पूरा इलाका घूमने के बाद दाफेंग जब एक जगह पर बैठ जाता है तो चिकन वापस से कुछ फ्रूट वगैरह लेकर आता है दाफेंग के लिए ताकि उसको दे सके। लेकिन वो फ्रूट भी दाफेंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। वो कह रहा था कि मुझे प्रिंसेस के हाथों का खाना खाना है। वो तो अपना मजे से घोड़ा गाड़ी के अंदर बैठकर वहां पर खाना खा रही होंगी, लेकिन आखिर प्रिंसेस ने मुझे धोखा क्यों दिया? आखिर मैंने उनका क्या ही बिगाड़ा था जो उन्होंने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया? या फिर ऐसा हो सकता है कि उनकी कोई मजबूरी रही होगी इस तरह का काम करने के लिए। मैं भी उनसे बहुत कम टाइम ही हुआ है मिले हुए और उनका भी मेरे साथ रहते हुए काफी कम टाइम हुआ है, तो इतनी जल्दी इतना भरोसा भी नहीं किया जा सकता। उनको लग रहा होगा कि आगे चलकर मैं कुछ गड़बड़ी कर सकता हूँ तो उन्होंने मुझे दुश्मनों के हवाले कर दिया होगा। समझ नहीं आ रहा कि प्रिंसेस भरोसे के लायक भी है या फिर नहीं है, लेकिन वो इतना अच्छे से बातें करती थी, शायद मुझे नहीं लगता कि वो इतनी बुरी रही होंगी। हो सकता है कि कोई मजबूरी रही हो जिस वजह से उन्होंने ऐसा किया। तो ठीक है, एक बार उनसे जाकर मैं बात ही कर लेता हूँ, शायद ये मामला यहाँ पर सेटल हो जाए। तो वहीं चिकन जो था वो भी कह रहा होता है कि हाँ तुम्हें भरोसा करना चाहिए, फिर अगली बार कहता है कि नहीं तुम्हें भरोसा नहीं करना चाहिए। वो और ही ज्यादा दाफेंग को कंफ्यूज करते जा रहा था। तो दाफेंग कहता है कि अबे घुंचू, तेरे पास कोई एक फैसला है क्या? तू दोनों चीज बोलता है क्या? हाँ भी बोलेगा और ना भी बोलेगा, कोई एक चीज बोल वरना मैं तुझे बहुत मारूंगा। जिसके बाद तो दाफेंग चिकन के ऊपर कूद कर उसकी पिटाई कर देता है अच्छे से। दूसरी तरफ हम प्रिंसेस को देखते हैं जो अकेले बैठकर ना खाना खा रही थी ना पानी पी रही थी। वो एकदम उदास हो गई होती है और एनी टाइम बस वो दाफेंग को याद कर रही थी। उसको लग रहा था कि क्या दाफेंग मेरी बात समझा होगा या फिर वो मुझे अभी भी बुरा ही इंसान समझ रहा होगा। जब भी मैं उससे मिलती थी वो कितना अच्छे से मेरे सामने आता था, बहुत ही प्यारी यादें उससे जुड़ी हुई हैं। लेकिन शायद ऐसा लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन इसमें दाफेंग की भी कोई गलती नहीं है। मैंने इस तरह से उसको फंसा दिया था कि जल्दी कोई भी भरोसा नहीं करेगा। मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ कि दाफेंग तुम जहाँ पर भी रहो बिल्कुल अच्छे से रहना। मुझे पता था कि ये फालतू लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, इसलिए मैंने तुम्हें उनके हवाले कर दिया कि तुम उनके चुंगल से आसानी से बच सकते हैं। मुझे तुम्हारा नुकसान पहुंचाने का तुम्हें कोई इंटेंशन नहीं था। वो दाफेंग के बारे में सोच ही रही थी कि तभी वहां पर दाफेंग पहुंच जाता है। उसको देखकर प्रिंसेस बहुत ज्यादा खुश हो चुकी थी। वो दाफेंग से कहती कि दाफेंग तुम वापस आ गया, तुम मुझसे नाराज नहीं हो क्या जो मैंने तुम्हारे साथ किया? तो दाफेंग कहता है कि इसमें नाराजगी की क्या बात है, शायद मैं ही बेवकूफ था जो उस टाइम आपकी बात समझ नहीं पाया, लेकिन अब मुझे पता चल चुका है कि आपकी कोई मजबूरी रही होगी तभी आपने ऐसा किया, वरना आप मुझे कभी भी नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोच सकती। दाफेंग को वहां पर बढ़िया बढ़िया खाने की खुशबू आ रही थी तो वो टेबल पे बैठकर आराम से खाना खाना शुरू कर देता है। प्रिंसेस भी उसके साथ बैठ जाती है और उसको अच्छे से बताने लगती है कि आखिर उसने उसको धोखा क्यों दिया। तो वो बताती है कि ये जो पर्पल गार्डन सेक्ट है ना, उसकी जो रानी है उसका नाम है एम्प्रेस तियानवू। वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसके जो सिपाही वगैरह है वो आंख बंद करके उसके ऊपर भरोसा करते हैं। वो पहले दुश्मनों को मार देंगे, उसके बाद जाकर ये तियानवू से परमिशन लेंगे कि हमें किसी दुश्मन को मारना था या नहीं मारना था।
इतना आग बन करके वो तियानवू के ऊपर भरोसा करते हैं। और तियानवू का जो हस्बैंड था उसकी रॉयल फैमिली हुआ करती थी, उसका हस्बैंड रॉयल फैमिली से आता था और उसी रॉयल फैमिली के डिसेंडेंट हमारी फैमिली आती है, मतलब कि हमारे पूर्वज थे उसी रॉयल फैमिली से। तो एक हिसाब से हम भी उसी पर्पल गार्डन सेट का एक पार्ट हुए। पर्पल गार्डन सेट में मेरी भी एक अच्छी पोजीशन है, इस वजह से मैं उनको धोखा नहीं दे सकती। अगर मैंने ऐसा किया तो हमारी पूरी की पूरी फैमिली खतरे में आ जाएगी, वो भी इतने बड़े खतरे में कि जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। इसलिए हमारी फैमिली को बचाने के लिए मैंने इस तरह का फैसला लिया। अगर मैंने ऐसा फैसला नहीं लिया होता तो मेरी तो जान चली जाती, मुझे उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, लेकिन मेरी फैमिली वालों को भी नहीं छोड़ा जाता। जो सुनकर दाफेंग एकदम हैरान रह जाता है कि ऐसी बात है, मुझे तो ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि प्रिंसेस भी उसी पर्पल गार्डन सेट का ही एक पार्ट हुई, उनकी फैमिली भी उसी की मेंबर है। लेकिन उसको अभी भी एक बात समझ नहीं आ रही थी कि चलो आखिर जो भी हुआ वो हुआ, लेकिन पर्पल गार्डन सेट वाले मुझे खाली मेरे पास ये हेवन पिलर है जो कि मेरी कल्टीवेशन पावर को दर्शाता है, इसकी वजह से तो कोई किसी की जान नहीं लेता। कोई ना कोई बड़ा मकसद है जिस वजह से मुझे ये लोग मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रिंसेस से पूछते हैं कि आपको पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने क्या बिगाड़ दिया उन लोगों का। तो प्रिंसेस कहती है कि इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता। ये लोग जितने भी सिपाही थे ना, वो सब खाली एक मोहरा है एम्परेस तियानवू का, वो जो बोलती है वो वही करते हैं। लेकिन अगर तुम्हें सच्चाई जाननी है कि आखिर पर्पल गार्डन सेक्ट वाले तुम्हें क्यों मारना चाहते हैं, तो तुम्हें एम्परेस तियानवू के पास जाना पड़ेगा। वही तुम्हें सच्चाई बता सकती है कि वो तुम्हें क्यों मारना चाहती है। और तुम्हें ये चीज पता है, एम्परेस तियानवू जो है ना, वो कोई और नहीं बल्कि किंजाओ ही है, तुम्हारी वही बहन जिसको तुम ढूंढने के लिए यहाँ पर आए हुए हो। दाफेंग को एकदम झटका लगता है कि क्या सच में मेरी बहन जिसको ढूंढने के लिए मैं यहाँ पर आया था वो एक एम्प्रेस है। मुझे तो इस बात पे यकीन ही नहीं होता। वो एकदम दंग रह चुका था। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।